अ, हमारे दूसरे वक्ता है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। हम सब उनको एक और नाम से भी जानते हैं, चाणक्य। भारतीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध निर्देशक, कलाकार तथा कला लेखक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का जन्म राजस्थान में हुआ। भारतीय साहित्य में अधिक रुचि के कारण आप अपना चिकित्सा व्यवसाय छोड़कर और कला क्षेत्र में पदार्पण किया। 1991 में प्रचलित मालिका चाणक्य से आप विश्व प्रसिद्ध हुए। मृत्युंजय तथा उपनिषद गंगा आपकी प्रसिद्ध निर्मितियाँ है। आपकी मृत्युंजय मालिका को उत्तम निर्देशन का स्क्रीन वीडियोकॉन अवार्ड प्राप्त हुआ है तथा 52 हफ्ते चली उपनिषद गंगा ने भी समाज प्रबोधन में अपना सिंह भाग दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनी आपकी मालिका ने भी पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त की है। मैं विनती करता हूं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी कि वो अपना वक्तव्य करें। नमस्ते भारत। वैसे मैंने संकल्प लिया था कि जब जब पूजनीय मोहन भागवत जी होंगे मैं नहीं बोलूंगा, और ऐसा हुआ सिरोही में। इसलिए कि मेरी अवस्था इस समय एक बकरी की है जहां एक शेर है, और एक हो तो भी शायद मैं थोड़ा साहस करता, दो और हैं साथ में। दत्ता जी को मैं मित्र कहता हूं, लेकिन ऐसी स्थिति में मैं मित्र पर भी भरोसा तो मैं श्री भागवत जी से अनुमति लेके एक दुस्साहस कर रहा हूं, पर ये आखिरी बार कर रहा हूं। आइंदा मैं फंसूंगा नहीं। सात बजे समापन करना है, मैं उसके पहले करूंगा। और चूंकि हम लोगों ने निर्णय किया था कि हम लोग मंथन आपस में संवाद करेंगे, इसलिए ये वक्तव्य मेरा जितना छोटा होगा, हम सबके पास समय होगा कि हम लोग आपस में बात कर सकें। इसलिए मैं अपनी बातें बहुत बिंदुओं में रखूंगा, क्योंकि माननीय तिवारी जी ने बहुत सारी बातें कह दी है जो मैं कह सकता था। और जब उमंग ने मुझे फोन किया मुंबई की, ये विषय है कि नाटक और सिनेमा में, तो मैंने उमंग से कहा कि उमंग, मुझे शंकराचार्य याद आ रहे हैं। शंकराचार्य से एक विद्वान ने पूछा कि देखिए, जो कुछ कहना हो अपनी बात संक्षेप में कहिए। और शंकराचार्य ने कहा कि मैं अर्धाली में कह देता हूं, बहुत संक्षेप में कह देता हूं कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। पर मैं शंकर नहीं हूं, इसलिए मेरी समस्या है। लेकिन क्यों मैंने शंकर का उल्लेख किया? इसलिए कि जब जब विचारों का संघर्ष होता है, मतों का संघर्ष होता है, मैं संघर्ष से ज्यादा उसको संवाद कहता हूं। तब उन परिस्थितियों को जिस प्रकार से देखना चाहिए, उसे देखने का एक भारतीय दृष्टिकोण शंकर के पास था। और एक मिनट में मेरी बात आपके सामने मैं स्पष्ट कर दूंगा कि शंकर का सबसे बड़ा योगदान क्या रहा। हम सब सबसे पहली बात कहते हैं कि उन्होंने बौद्ध मत से संघर्ष किया, कहते हैं जैन मत से संघर्ष किया, शाक्त, कौल, कापालिक मत से संघर्ष किया। लेकिन क्या कभी हम कहते हैं कि उन्होंने
वैदिक मत से भी संघर्ष किया, मीमांसा से संघर्ष किया, संवाद किया। जिसे हम वैदिक या सनातन धर्म कहते हैं, उसमें जो अंधकार छाया था, सबसे पहले टिप्पणी उन्होंने उस पर की है, कणाद पर की है, कपिल पर की है, गौतम के न्याय शास्त्र पर की है। मेरे कहने का मतलब है, किसी भी समस्या के दो पहलू होते हैं, एक आंतरिक, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द आइडिया, और दूसरा एक्सटर्नल। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इस समय सिर्फ एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, इंटरनल की नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह संवाद तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक हम इस पर भी विचार न करें कि हमारी ये स्थिति क्यों आई। क्या सिर्फ अंग्रेज या मुगल शासक के कारण आई, या हमने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, चूंकि नाट्य की मुझे बात करनी है। विलियम जोन्स 18वीं शताब्दी के अंत में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, और ये अनुवाद जर्मन दूसरे विद्वानों के माध्यम से पहुंचता है और गेटे नाम के ड्रामेटिस्ट, पोएट के पास पहुंचता है। और ऐसा कहते हैं लोग कि वो शकुंतला का अनुवाद सर पे लेके नाचने लग गया था, और उसका कहना था कि यदि पृथ्वी और स्वर्ग को एक साथ देखना हो तो वो अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद शाकुंतलम पर बहुत सारे अनुवाद हुए, एच.एच. विल्सन ने भी किया। ये बात मैं 18वीं शताब्दी के अंत की कर रहा हूं। अब मैं 2017, सिनेमा में हम कट्टू कहते हैं, 2017, 125 करोड़ के देश में अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रयोग पूरे भारत में कहीं भी हो रहा है? कहीं सुना है आपने? गुजरात में किसी ने सुना कि अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रयोग 2016 या 2017 में हुआ? किसने रोका? इसलिए कि हमें उसका अभिमान नहीं था। और शकुंतला भी कालिदास की श्रेष्ठ कृति है, यह हम तब तक प्रतीक्षा करते रहे जब तक विलियम जोन्स या गेटे ने हमें नहीं बताया। यही स्थिति लगभग उपनिषदों की भी रही कि जब तक दारा शिको उपनिषद 52 उपनिषदों का पर्शियन में अनुवाद नहीं करता है और वो यूरोप नहीं पहुंचते हैं और शोपेनहायर जैसे विद्वानों के हाथ में नहीं पहुंचते हैं, तब तक हम जिस परंपरा के अनुयायी थे वहां भी वो अज्ञात रहा। हम सब जानते हैं कि इतिहास के कालखंड में पहुंचकर संस्कृत नाटक लगभग बंद हो गए थे। कारण सभी जानते हैं, इसलिए उसमें नहीं जाऊंगा। और मुझे लगता है तिवारी जी, संस्कृत नाटक के लोप के साथ ही हमारी मूलभूत समस्याओं का प्रारंभ होता है। हम सभी जानते हैं कि रामलीला, नाट्य इमली की रामलीला तुलसीदास जी के पहले छोटे पैमाने पर होती थी, छुपकर होती थी। और तुलसीदास जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत बड़े व्यापक धरातल पर पूरे काशी को ही उसने नाटक का क्षेत्र बना दिया था। और आज कितने प्रकार हैं रामलीला के, हम सभी जानते हैं। और अब सिर्फ वो भारत में नहीं, बाली में भी, इंडोनेशिया में भी, थाईलैंड में और अलग अलग देशों में प्रचलित है। 1947 के बाद ऐसा हम लोगों का विश्वास रहा होगा कि संस्कृत की इस खोई हुई नाट्य परंपरा को हम लोग फिर से जीवित करेंगे। उसमें कुछ लोगों ने प्रयास किया। ऐसा ये कहना बिल्कुल झूठ होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पन्नीकर जी, बीवी कारंत जैसे ऐसे कई नाटककार रहे हैं जिन्होंने संस्कृत
नाटकों का हिंदी में, और हिंदी ही नहीं भारत की लोक भाषाओं में भी उन्होंने मंचन किया, लेकिन जिस पैमाने पर हुआ वो पर्याप्त नहीं था। और आज भी जब अभिज्ञान शाकुंतलम, तो एक उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं, भास कई लोगों ने नाम सुना भी नहीं होगा। संक्षेप में, जो नाट्य परंपरा लुप्त हो गई है, तो क्या एक परंपरा थी? तो मैं वापस उस ओर ले जाता हूं जब भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। हम सभी जानते हैं कि इंद्र, देवताओं का राजा, ब्रह्मा रचयिता के पास गया। क्यों गया? जब इंद्र को लगा कि ग्राम में धर्म का उदय हो रहा है, इंद्रिय लोलुपता बढ़ रही है, तब वो डरे। उन्हें लगा समाज पतन की ओर जा रहा है और ज्ञान, वेद असमर्थ हो रहे हैं। इसलिए एक ऐसी कला की आवश्यकता है जो लोगों को ग्राम में धर्म से दूर ले जा सके, संस्कारित कर सके। इसलिए कला की एक नए वेद की आवश्यकता पड़ी, जिसको हम बाद में नाट्यवेद कहते हैं। बड़े संक्षेप में कहता हूं कि किस प्रकार से ब्रह्मा ने कहा कि मैं लिख कर देता हूं, और पहला नाटक लिखा अमृत मंथन, समुद्र मंथन, और देवताओं से कहा कि इसका मंचन आप लोग करिए। देवता डर गए। इंद्र ने कहा कि देवताओं को स्टेज फियर है। ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का पहला अध्याय, नाट्यावतरण किस तरह से हुआ उसकी एक कथा है। और इसलिए भरत मुनि ऐसे व्यक्तियों को जो वेद में पारंगत हैं, ऐसे लोगों को बुलाया जाए और उनसे नाट्य का अभिनय कराया जाए। भरत मुनि ने अपने 100 पुत्र यानी 100 शिष्यों के साथ पहले नाटक की रिहर्सल की, और उसकी ग्रैंड रिहर्सल ब्रह्मा जी को दिखाई कि देख लीजिए, जिसके पहले हम लोक जीवन में इस नाटक को ले जाएं, आपको क्या लगता है। और साथियों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ब्रह्मा जी को वो नाटक नीरस लगा। क्यों नीरस लगा? क्योंकि उसमें एक भी स्त्री पात्र नहीं था। इसलिए ब्रह्मा जी ने सिद्ध कर दिया कि नाटक में रस उत्पन्न करने के लिए अभिनेत्रियां आवश्यक हैं। ऐसा नाट्य जिसमें स्त्रियां नहीं होती, उसके असफल होने की गुंजाइश ज्यादा होती। ये मेरा भी अनुभव रहा है। इसलिए पहली बार ब्रह्मा भरत मुनि को 24 अप्सराएं देते हैं। इन 24 अप्सराओं के नाम नाट्यशास्त्र के पहले अध्याय में लिखे हैं, और इस तरह से पहला नाट्य होता है। और आपको आश्चर्य होगा कि जो जो हम आज हिंदी सिनेमा में देखते हैं, ये नाटक मार काट से भरा हुआ था। देवताओं और दानवों का उसमें संघर्ष था। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष देने वाला था। यानी ये भी भरत मुनि ने संकेत किया है कि इसमें कामी के लिए काम होना चाहिए। यानी काम से भी उन्होंने डिजायर फॉर प्लेजर, उससे भी मना नहीं किया था। मैं सीधे नाट्य की इस अवधारणा के साथ कि ग्राम में धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे बचने के लिए एक नाट्यशास्त्र की रचना होती है, मैं कट्टू सीधे चला आता हूं भारत के पहले सिनेमा पर, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नाटक भी उसी परंपरा का निर्वाह कर रहा था जिसकी बात भारत कह रहे थे। अभिनेता, या जिसे हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, नायक का चरित्र अनुकरणीय होना चाहिए।
आज़ादी के कुछ साल बाद तक तो ये परंपरा रही, इसलिए कि हम सभी ने आज़ादी की लड़ाई को कहीं ना कहीं नज़दीक से देखा था, इसलिए उनके सामने वो आदर्श थे, इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। लेकिन जैसे जैसे है हम आज़ादी के संघर्ष से दूर जाते गए, वैसे वैसे ये परंपरा वापस समाज से गायब होने लगी। वही चित्र में भी हम देखते हैं, चित्रकला में भी देखते हैं राजा रवि वर्मा के। और अब मैं सीधे आ जाता हूं आज के टेलीविजन पर। आज के टेलीविजन की क्या स्थिति है? आप में से अधिकतर लोग टेलीविजन देखते ही होंगे। मुझे एक दिन पूछा गया एक टेलीविजन चैनल में कि आपको हमारे टेलीविजन सीरीज में क्या नहीं दिखता। मेरा उत्तर मुझे एक क्षण में नहीं लगा कि हमारे टेलीविजन में व्यक्ति हैं, संघर्ष है, हमारे टेलीविजन में समाज और देश नहीं है। किसी भी कार्यक्रम में जो 3 स्तर होने चाहिए, व्यक्ति, समाज और देश, उसमें से 2 गायब हैं। और अब मैं दूरदर्शन के दिनों की बात छोड़ दूं और 92 के बाद का अगर आप टेलीविजन देखते हैं तो उसमें से भारत गायब हो गया है। वही हाल सिनेमा का भी है। अब भारत के सिनेमा में भारत को ढूंढना पड़ रहा है। खास तौर पर मैं ये हिंदी सिनेमा की बात कर रहा हूं। और भारत का सिनेमा यानी सिर्फ हिंदी सिनेमा नहीं, इसको भी रेखांकित करना बहुत जरूरी है कि भारत का सिनेमा मलयाली भी सिनेमा भी है, भारत का सिनेमा बंगाली सिनेमा भी है, कन्नड़ भी है, तेलुगु भी है, तमिल भी है। उसने अपनी जिम्मेदारी का फिर भी निर्वाह किया। लेकिन जो सबसे बड़ा बाजार हिंदी सिनेमा का था, उसने इस बात से हाथ धो दिया और हम सबकी एक परिभाषा हो गई है, वी आर लिविंग इन मार्केट ड्रिवन फोर्सेस। हम एक बाजार में रहते हैं, बाजार की मांग को पूरा करते हैं, बाजार जो चाहता है वो हम करते हैं। और अब हमारी कहानी आप लोग देख रहे होंगे, चरित्र भारत के होते हैं, हम उसका पूरा चित्रीकरण या शूटिंग जिसे कहते हैं विदेश में करते हैं। यानी हमारी इमारत, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, सब कुछ सिनेमा में बदल रही है। इस चुनौती से तो लड़ा भी जा सकता है। अब एक जो नई चुनौती इन दिनों टेलीविजन में आई है वो ये है कि हमें अपनी परंपरा पर गर्व नहीं है। कैसे? इन दिनों जो भी टेलीविजन बना रहा है या सिनेमा बना रहा है, उसका पूरा आदर्श विदेश में बने हुए सबसे प्रसिद्ध धारावाहिक है, जिसमें आपने नाम सुना होगा गेम्स ऑफ थ्रोन्स। इस देश का फिल्मकार, इस देश का टेलीविजन में काम करने वाला उसे अपना सबसे बड़ा मापदंड मानता है। यानी वेशभूषा कैसी हो, व्यवहार कैसे हो, डायलॉग कैसे हो, भाषा क्या हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब अगली बार देखें टेलीविजन तो आप ध्यान रखिएगा कि वे संवाद अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद है। एक लड़ाई जिन्हें हम मिथक के नाम पर, जो हम सभी कहीं ना कहीं लंबे समय से लड़ रहे हैं, कि एक और तो लोग खोज कर रहे हैं कि भारत का प्राचीन इतिहास और उसका मेटीरियल कल्चर, उसका समाज क्या था, उसको ढूंढें। जैसे ये शब्द मेरी चेतना से गायब हो गया, द्रापी। द्रापी शब्द एक प्रकार के ऊपर के वस्त्र के लिए जिसकी अभी तक हम रचना नहीं जानते। कल मैं राहुल सांस्कृत्यायन की पुस्तक पढ़ रहा था, दिवोदास। द्रापी मैंने डॉक्टर मोती चंद्र की पुस्तक प्राचीन भारतीय वेशभूषा में पढ़ा है, लेकिन मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता। उसी प्रकार से एक शब्द है अतक, संस्कृत का शब्द है, जिसे अचकन भी कहा जा सकता है, ऐसा डॉक्टर मोती चंद्र का मानना है। एक और हम लड़ रहे हैं कि हम प्राचीन भारत के इतिहास को, उसके समाज को ठीक से अपने धारावाहिकों में, अपने सिनेमा में रेखांकित कर सकें। ऐसा प्रयास इतिहासकार, इंडोलॉजिस्ट, सोशल हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट कर रहे हैं। और दूसरी ओर हमारे प्रेरणा के सारे केंद्र विदेशी साहित्य,
विदेशी सिनेमा, विदेशी धारावाहिक से आ रहे हैं। और अब स्थिति ये आ गई है कि जब से कुछ विदेशी कंपनियां आई हैं जिन्होंने मिनी सीरीज, वेब सीरीज जिसको कह रहे हैं, बनाना शुरू किया है, अब जब उनके कार्यालय में जाते हैं तो पहला सवाल होता है फॉरगेट इंडिया, टॉक अबाउट द ग्लोबल मार्केट। आप क्या बना सकते हैं जो भारत के बाहर बिक सकता है? वो कहानी भारत से भी हो सकती है, यानी भारत केंद्रित कहानी होगी ये जरूरी नहीं है, इसलिए कि भारत से बड़ा बाजार भारत के बाहर है। संक्षेप में, वो चाहे रंगमंच हो, चाहे वो सिनेमा हो, सिनेमा का एक भाग टेलीविजन है, और अब सबसे बड़ा जो मीडियम है आपका सेल फोन, डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब कल सुबह जब आप अपने सड़कों पर निकले तो जरा देखिएगा, 6 बजे भी हमारा युवक सड़क पार करते हुए उसकी निगाह फोन के स्क्रीन पर होती है। मैं मुंबई में रहता हूं और अक्सर जहाज पकड़ने के लिए 4 बजे 6 बजे निकलता हूं, और मुझे आश्चर्य होता है कि एंगेजमेंट विद द टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा बढ़ गया है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। स्कूल हमारे 7 से 8 घंटा, इतने ही कालांश होते हैं, 8 कालांश होते हैं, 35 मिनट का एक पीरियड हो तो लगभग 5 घंटे के आसपास। लेकिन ये जानने की कोशिश करिए आप कि हमारे बच्चे कितने घंटे टेलीविजन देख रहे हैं, हमारे बच्चे कितने घंटे वीडियो गेम्स पर हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2006 के आसपास मैं एक रिसर्च का हिस्सा था और मुझे पता चला कि 12-12 घंटे बच्चे वॉयलेंट वीडियो गेम्स पर हैं। और अभी जो नया मंत्र है कि कार्यक्रम में जितनी हिंसा होगी, कार्यक्रम में जितनी यौन विद्रूपता होगी, उस कार्यक्रम के सफल होने की संभावना ज्यादा है। ये सही है या गलत है, इसका निर्णय समय करेगा। मैं आपको सिर्फ वस्तु स्थितियों से परिचय करवा रहा हूं। तो आने वाले दिनों का समाज बड़ी तेजी से बदलने वाला है। मुझे याद है एक बार डॉक्टर सुभाष चंद्र ने मुझसे कहा था, 96 की बात थी, कि टेलीविजन व्यूइंग बदल जाएगी। हम लोगों को आश्चर्य था कि ऐसा डॉक्टर चंद्रा क्यों कह रहे हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि टेलीविजन व्यूइंग वास्तव में कैसे बदल गई। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम इंटरनेट के माध्यम से सीधे टेलीविजन पर वो कंटेंट देख सकते हैं जो कंटेंट आमतौर पर हमारे घरों में उपलब्ध नहीं हो सकता है। मैंने अपनी बात संक्षेप में की और मैं जानता हूं कि अब 2 वक्ताओं के साथ प्रश्न करने का आप सबके पास समय है। अपने यहां कहा गया है कि प्रश्न करने वाला भी उतना ही महान होता है जितना उत्तर देने वाला, और जो समाज प्रश्न नहीं करता वो समाज मरा हुआ है, ये वेदों ने कहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रश्न मुझे और तिवारी जी दोनों को आ सकते हैं। इसी के साथ आभार। हम प्रश्न बहुत ही संक्षिप्त रूप में पूछेंगे। प्रश्न सीधा ये कि संस्कृत नाटक होने चाहिए, करने चाहिए, आधुनिक प्रेक्षक को संस्कृत नाटक कैसे पहुंचाएं। मैंने शाकुंतल चतुर्थन किया है, अहमदाबाद में ही प्रस्तुति की है, बड़ौदा में भी की है, लेकिन सवाल है, उत्तर आपसे अपेक्षित है। संस्कृत, आवाज आ रही है मेरी? संस्कृत नाटक संस्कृत में हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन संस्कृत नाटक भारतीय भाषाओं में हो ये और भी अच्छी बात हो सकती है। दूसरी, पहले ये सुविधा नहीं थी कि जब आप नाटक कर रहे हैं तो साथ साथ सब टाइटल भी चल सकते हैं। अब ये सुविधा भी हो गई है कि जब आपके पात्र संवाद बोल रहे हैं, वो टाइम कोड लॉक के साथ होता है, तब आप साथ में उसके सब टाइटल
पढ़ सकते हैं। हमने ये प्रयोग किए ही नहीं है अभी तक। तो जब तक ये प्रयोग करेंगे नहीं, और जैसे मैं बार बार कहता हूं कि इसके लिए सरकार की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी न किसी व्यक्ति को ये प्रयोग करना पड़ेगा। मेरा नाम जयवंत पंड्या है। मेरा प्रश्न यह है कि एक तरफ तो आपने जैसे कहा कि विदेशी संस्कृति, विदेशी सभ्यता को हमारे यहाँ दिखाया जाता है, वो मैं भी सहमत हूँ। लेकिन दूसरी उससे भी चिंता की बात यह है कि जैसे सिया के राम स्टार प्लस पर सीरियल आती थी, या ये पद्मावती की बात है, तो हमारी जो बातें हैं उसको गलत तरीके से दिखाया जाता है। तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। लगभग जितने ऐतिहासिक धारावाहिक इन दिनों या पिछले 10 वर्षों में टेलीविज़न पर आए, उसमें ऐतिहासिकता बहुत कम थी, कल्पना ज़्यादा थी। और ये डिस्क्लेमर एक आता है इन दिनों कि इस कथा को मनोरंजक बनाने के लिए कल्पना का विस्तार किया गया है। लेकिन कल्पना का विस्तार इतना नहीं होना चाहिए कि जिसमें इतिहास की हत्या हो। हमारे पास एक अधिकार है कि हम चुनौती दे सकते हैं उनको अदालत में, लेकिन इसके कई दुष्परिणाम भी होते हैं। मैं शिवाजी नाम का एक धारावाहिक बना था किसी और चैनल पे, उसमें स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि वे परिवार जिन्होंने शिवाजी के कुत्तों को भी संभाला था, उन्होंने भी चैनल पर दावा किया था कि हम उस परिवार से हैं जिन्होंने उनके कुत्तों को भी संभाला था। तो पर आपका ये डिपिक्शन गलत है। मेरे कहने का मतलब है समाज और फिल्म मेकर के बीच में डायलॉग्स लगभग खत्म हो चुके हैं। जैसे कि चूंकि आपने एक सीरियल का नाम ले ही लिया है, जनक शब्द जब पहली बार आया तो मैं वास्तव में वाल्मीकि रामायण मैंने देखा कोशिश की कि किस जनक की बात हो रही है। सीता के पिता एक जनक हैं, पर जनक की एक लंबी परंपरा है और उन सबके नाम जनकों के वाल्मीकि रामायण में दिए गए हैं। यानी याज्ञवल्क्य जिस जनक के कोर्ट में आते हैं, जिसके सभा में आते हैं, वो जनक अलग हैं और सीता के पिता जनक वो अलग हैं। लेकिन सब चीजें इस तरह से मिला दी गई कि उसको कोई प्रश्न करता नहीं है। तो ये बहुत आने वाले दिनों के संकट की बात है कि, पर मैं इसके साथ एक बात ये भी, चूंकि आपने पद्मावत का भी नाम लिया है, प्री सेंसरशिप के मैं व्यक्तिगत तौर पर विरोध में हूँ। हर एक रचनाकार को पहले रचना करने दो और उसके बाद आपके पास बहुत सारे प्रतिरोध व्यक्त करने के उपकरण हैं जिसके माध्यम से आप अपना विरोध व्यक्त कर सकते हैं। कौस्तुभ नारायण मिश्र, गोरखपुर। प्रश्न है कि लोक और लोक का व्यवहार एक ही बात है या भिन्न भिन्न बात है? अगर भिन्न बात नहीं है तो क्या तथाकथित आधुनिक लोग लोक का व्यवहार कर सकते हैं? मैं लोक की जहां बात कर रहा हूं, सौभाग्य से इस आधुनिकता से बचा हुआ हम लोगों का प्रारब्ध पुण्य कुछ उदित हुआ होगा, उतनी जगह भारत में बच गई है। चिंता शास्त्र हमारे बने गए थे, हाँ हाँ वो लिखित बात में हुए थे। हाँ पहले पौराणिक परंपरा में मौखिक थे वो। हाँ तो जब हम शास्त्र को लिखित रूप में लाए, हाँ तो ये जन्म दिया गया पौराणिक परंपरा या लोक का आप जो कहते हैं, हाँ। उनका ये दान है या हमारे ऋषि मुनि की भाषा दी हुई चीज़ है? दरअसल मैं ये कह रहा हूं कि अपने मूल रूप में भारतीय शास्त्र जो ज्ञानात्मक आधार लिए हुए हैं, उसकी एक लंबी परंपरा बोले गए शब्द की परंपरा में निहित रही है। हजारों वर्षों तक त्रुटिहीन तरीके से उसके संरक्षण के उपाय भारत ने खोजे थे, उसके गुरुकुल बनाए थे, उसके घराने बनाए थे, उसकी गायन पद्धतियाँ थीं, वैदिक पाठ पढ़, वैदिक चैंटिंग पे बहुत सारा काम अभी पिछले 2-3 वर्षों में कमलेश दत्त जी ने और दूसरे दक्षिण के कुछ पंडित कर रहे हैं। तो वो वैदिक गायन की सारी प्रणालियों की सूक्ष्मता में जाके ये पता कर रहे हैं कि इनके मीटर को इनका मीटर फिक्स कैसे किया गया था और कैसे एक भी मात्रा की गलती के बिना 10,000 वर्षों की लंबी परंपरा में वो कंठस्थ रहे होंगे। दूसरा, जैसे मैं आपको उपनिषद का शायद मैंने उदाहरण दिया कि वो मुमुक्षु या जिज्ञासु के प्रश्न हैं
और एक महान गुरु के उत्तर हैं। और उपनिषद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है निकट बैठना, पास पास बैठना, वो एक आदमी को दिया गया उत्तर है। जनसभा संबोधित नहीं की गई है, बहुत गहरा अर्थ है उसका। जब अब एक गुरु एक जिज्ञासु शिष्य से बात करता है तो वो सिर्फ उसी के लिए दिया गया उत्तर है। मुझे तो, मैं बड़ा चकित रह गया था एक बार भागवत जी क्या हुआ कि कहा गया कि कृष्ण ने गीता के लिए कहा कि मैंने कहा ही नहीं, एक अनुगीता भी है। उसमें कहा, कृष्ण ने खंडन किया कि मैंने नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हैं महाराज, आपने महाभारत के युद्ध के आरंभ के पूर्व अर्जुन के संशयों के उत्तर में ये चीजें कही थी। तो उन्होंने कहा अर्जुन से कहा था ना। बोले वो लोक संबोधि नहीं है, जनसभा से थोड़ी कहा था। महाभारत में करोड़ों लोग करे, अकेले अर्जुन से कहा था। कैसे मान लिया तुम लोगों ने इसको लोक संबोधि क्यों बना दिया? अर्जुन से कही गई बात, वो भी एक गहन उपनिषद है। एक व्यक्ति के संशय हैं और एक महान के उत्तर है। उपनिषद की परंपरा का यह अर्थ है। लोक में जो शब्द परंपरा है दरअसल वो कोई व्यक्ति रचना नहीं है, इसको बहुत ठीक से समझिए। उसको पीढ़ियों पीढ़ियों की एक लंबी यात्रा में और सदियों की यात्रा में फिक्स किया गया। व्यक्ति सर्जक नहीं, परंपरा ही उसको। एक गीत चलता है, एक विवाह का पारंपरिक गीत, कौन ये दावा कर सकता है कि उसकी रचना है? कोई नहीं कर सकता। एक परंपरा में शिल्प बनाया जाता, कौन इसका दावा कर सकता है कि उसकी रचना है? इसी अर्थ में मैं ये कहता हूं कि भारत में ज्ञान की जो परंपरा जन्मी उसको हमें इस तरह समझना चाहिए कि वो हमारा आविष्कार नहीं, हमारा उत्तराधिकार। शब्द की परंपरा। हमारे देश में कुछ बल और विभाग हैं, उनको इसका श्रेय दिया जाना चाहिए, नागरिक अभिनंदन करना चाहिए। पुलिस बलों का, वन विभाग के अधिकारियों का, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों का, है ना। उन्होंने जो सुलूक किया दशकों तक आदिवासियों के साथ, एक अंधी हिंसा करने वाले लोग जिन्हें यही मालूम नहीं है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके विचार में वे एक पवित्र हिंसा कर रहे हैं। वे संभवतः व्यवस्था को बदलने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, है ना, और सारा देश जानता है कि वे सिर्फ मासूमों को मार रहे हैं। एक अंधी हिंसा का दौर चला और उसकी जिम्मेदारी, उसका कारण जहाँ उसके बीच छिपे हुए हैं वो उस घोर प्रताड़ना, अपमान और शोषण में छिपे हैं जो इन सरकारी विभागों ने किया है। नमस्कार। जब तक जो हमारी संस्कृति थी, हमारा कल्चर था, वो इतना वाइब्रेंट था, इतना लचीला था कि हम लोगों ने शक, हूण, क्षत्रप, जितने भी, अभी मैं भूल गया सब नाम, जितने आक्रमणकारी थे उन्हें हमारे में समाहित कर लिया। और एक वक्ता ने बताया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी मतलब द्विवेदी जी की इसके अंदर लगा कि नहीं, सही में कुछ ऐसा चीज़ें हो रही है जिसके लिए हमें चिंतित होना चाहिए। नहीं, द्विवेदी जी ने भी आपको घबराने का नहीं कहा है, मैंने तो नहीं कहा है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत। इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी जो थी, हाँ, मेटलर्जी है, जैसे ये सब चीजें चलती रहती। देखिए, जीतने के लिए सिर्फ एक बर्बर मन तुम बना लोगे, उतना बर्बर मन जीत जाओगे। मैं दुर्भाग्य तुमने एक ऐसा मन बनाया जो बड़ा करुणा से भरा हुआ था, संज्ञान से भरा हुआ था, अपने अलावा किसी को जीतना ही नहीं चाहता था। समझ लो ठीक से। मैं इसका पता था सब जीतना कितना निरर्थक है, कुछ नहीं होता उससे। दे दीजिए आप। मैं इसका उत्तर अभी एक पूरा हो जाए। ऊपे से इसका उत्तर देता हूँ कि बड़ा पॉइंटेड और बहुत अच्छा सवाल है। मेरा हेलो, रामधारी सिंह दिनकर की एक पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय, और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि ऐसा क्यों हुआ कि शक, हूण, गुर्जर सभी भारत में समाविष्ट हो गए
और मुस्लिम समुदाय भारत में समाविष्ट नहीं हुआ। इसका उत्तर उन्होंने इस प्रकार से दिया है कि भारत तब तक लड़ते लड़ते इतना थक गया था कि उसने वो प्रयत्न छोड़ दिया। जिस दिन वो प्रयत्न करना प्रारंभ करेगा, और उसका उदाहरण, उसका उत्तर दारा शिको ने दिया है, तो मैं 2 उनके वाक्य कहूंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। और बाद में भागवत जी ने एक बार शुरू में कहा था, उसका भी मैं स्मरण दिलाऊंगा। दारा शिको ने कहा कि स्वर्ग वो जगह है जहां मुल्ला और मौलवी नहीं रहते। पहला कथन। दूसरा कथन उनका यह है कि कुरान जिन छुपी हुई किताबों की बात करता है, वे किताबें कोई और नहीं, उपनिषद ही हैं। तीसरा, अब मैं भागवत जी का एक कथन जो सिरोही में 2014 में कहा था, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि इस देश में हिंदू मुस्लिम समस्या का निराकरण होगा और उसका आधार उपनिषद ही होंगे। मैं हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए मैं वहां था। अंतिम प्रश्न रहे से। हाँ, मैं डॉक्टर सुब्रतो गुहा, इंदौर, मध्य प्रदेश। आदरणीय चंद्र प्रकाश जी से प्रश्न है कि आपके अत्यधिक लोकप्रिय सीरियल चाणक्य में आपने एक गीत का समावेश किया था, हम करे राष्ट्र आराधन, आपको स्मरण होगा जी। और उसके समावेश करने के तुरंत वहीं से लड़ाई शुरू हुई थी। हाँ, और उसके समावेश के तुरंत बाद हमारे मीडिया के लब्ध प्रतिष्ठित प्रगतिशील बंधुओं ने बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति उत्पन्न की, यह कहते हुए कि यह संघ का गीत है, इसलिए सांप्रदायिक गीत है, जबकि उस गीत के माध्यम से राष्ट्रभाव जागृत होता है। ठीक वैसे ही प्रत्येक सीरियल में और प्रत्येक जो फिल्म है उसमें हमें देखने में आता है कि जो हमारे सनातन सभ्यता संस्कृति के जो कालजयी नायक हैं उन्हें खलनायक की तरह प्रस्तुत करना, और अहिंदू जो खलनायक हैं, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे वो टीपू सुल्तान हो, हैदर अली हो, उनको नायक की तरह प्रस्तुत करना, ताकि हमारे वर्तमान पीढ़ी में अपने सभ्यता संस्कृति के प्रति कोई गर्व का भाव सृजित न हो। तो इस घातक प्रवृत्ति पर अंकुश के लिए आप जैसे सार्थक फिल्मकार क्या कदम उठाने जा रहे हैं? धन्यवाद। मैं दूसरी स्थिति देख रहा हूँ। मैं स्थिति देख रहा हूँ कि जैसे जैसे देश का समाज, में राजनीति शब्द नहीं कहता हूँ, जैसे जैसे देश का समाज जागता है वैसे वैसे सिनेमा में परिवर्तन आता है। मैं एक अपना अनुभव बताता हूँ। एक चैनल ने मुझे पूछा कि डॉक्टर द्विवेदी, व्हाट कैन वी मेक विच सूट्स मोदीज इंडिया। दूसरा, ये योगानुयोग नहीं है कि इन दिनों बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म आई, और चूंकि सब जानते हैं बजरंगी भाईजान, उसमें जो नायक है उसका पिता शाखा का शिक्षक है और नायक स्वयं शाखा में खड़ा है। ये कल्पना हम लोग 15 साल पहले कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो समय बदल रहा है। अब समय की मर्यादा है, तो अभी कोई प्रश्न हो नहीं। नहीं, ऊपर भी बहुत नहीं, अभी कोई प्रश्न नहीं, समय की मर्यादा है। मैं प्रोफेसर प्रसन्न देशपांडे जी को विनंती करूंगा कि द्विवेदी जी को स्मृति चिन्ह देके सम्मानित किया जाए।